नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है पेपर 2 यानी कि साइकोलॉजी का यूनिट 1 का वीडियो है, जिसमें हम देख रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो आगे हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में 2 संप्रदाय अच्छे से देख लिए हैं, और वो संप्रदाय थे संरचनावाद, और उसके बाद हमने प्रकार्यवाद के बारे में भी देखा। उसके बाद हमने व्यवहारवाद के बारे में भी एक वीडियो देखा, और आज का ये वीडियो भी व्यवहारवाद के बारे में ही है। जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो मैंने इस वीडियो में ले ली। ओके, तो दोस्तों चलिए, आज की ये 12वीं क्लास है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियोस अगर आपको सच में अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, व्यवहारवाद के बारे में आपने देखा। व्यवहारवाद के जो जनक थे वो कौन थे? तो वो वाटसन थे। ओके, अब व्यवहारवाद के बारे में आगे आपने सब कुछ देख लिया है, तो उसके आगे का मैं शुरू करूँगी। तो व्यवहारवाद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, व्यवहारवाद को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब उससे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि व्यवहारवाद जो अस्तित्व में, वो मैंने आपको बताया था कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद के विरोध में व्यवहारवाद की रचना की गई थी। ओके, और व्यवहारवाद के जो जनक थे वो कौन थे? वाटसन थे, जे.बी. वाटसन थे। अब यहाँ पर जो मनोविज्ञान में अगर किस संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो तो वो है व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद। ओके, तो व्यवहारवाद को हम द्वितीय बल के नाम से भी जानते हैं। व्यवहारवाद को द्वितीय बल के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट बल किसको कहा जाता है? प्राथमिक बल किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान में प्राथमिक बल किसको कहा जाता है? तो मनोविज्ञान में जो प्राथमिक बल है, तो प्राथमिक बल के प्रथम बल के रूप में मनोविश्लेषणवाद को माना जाता है। प्रथम बल के रूप में किसे माना जाता है? मनोविश्लेषणवाद को माना जाता है। जबकि द्वितीय बल के मनोविश्लेषणवाद को माना जाता है, और द्वितीय बल के रूप में किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद को माना जाता है। ओके, अब व्यवहारवाद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्रारंभिक व्यवहारवाद और दूसरा है उत्तरकालीन व्यवहारवाद। अब देखिए, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये जो व्यवहारवाद है इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो प्रारंभिक व्यवहारवाद है उसमें जो भी व्यवहारवादी थे उन व्यवहारवादियों ने वाटसन की सारी बातों को अपनाया। वाटसन की सारी बातों को अपनाया, यानी कि वाटसन की सारी बातों से वे सहमत थे। और जो उत्तरकालीन व्यवहारवाद थे उन्होंने क्या किया? वाटसन की कुछ बातों को अपनाया और कुछ बातों को नहीं अपनाया, यानी कि उनकी कुछ बातों का स्वीकार किया और उनकी कुछ बातों का अस्वीकार किया। इसे हम उत्तरकालीन व्यवहारवाद कहते हैं। तो वो प्रारंभिक व्यवहारवाद है वो बनेगा आपका वाटसन का व्यवहारवाद बनेगा, और ये जो उत्तरकालीन व्यवहारवाद है जो दूसरे व्यवहारवादियों हैं उनकी वजह से उत्तर व्यवहारवाद बना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक व्यवहारवादी कौन कौन से थे ये आपको नाम याद रखने, क्योंकि नाम ही कभी कभी पूछ लेते। ओके, और ये जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें ये फर्स्ट यूनिट एनटीए वाले ने रखा है। क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि 2-3 बार अगर 4-5 बार अगर एक ही टॉपिक एक ही यूनिट से क्वेश्चन आते हैं तो पता भी चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। उन लोगों ने जिस तरीके से मनोविज्ञान का आविर्भाव टॉपिक दे दिया है, तो अब मनोविज्ञान के आविर्भाव में तो बहुत कुछ होता है ना। तो हम फिर भी ट्राई करते हैं कि मनोविज्ञान में जो कुछ भी आता है उसे समझाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यूनिट 1 जो है वो शायद मैंने बहुत देखा लेकिन कोई इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझा पाया है। ओके, तो फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए, प्रारंभिक व्यवहारवादी हैं तो वो कौन कौन से थे? तो कार्ल लेस्ले थे, अल्बर्ट पीविस, वाल्टर एस हंटर और एडविन बी बोल्ट।
तो ये जो थे वो प्रारंभिक व्यवहारवादी थे। जबकि उत्तरकालीन व्यवहारवादी थे वो कौन थे? तो उत्तरकालीन व्यवहारवादी थी एडविन आर गुथरी, क्लार्क हल, जो आपने नाम गुथरी का नाम भी सुना होगा, हल का नाम भी सुना होगा। ओके, उनका पूरा नाम एडविन आर गुथरी, क्लार्क एल हल, बी एफ स्किनर, ई सी हॉलमैन और जे आर कैंटोर, ये सारे थे वो उत्तरकालीन व्यवहारवादी थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्यवहारवाद। देखिए वाटसन के व्यवहारवाद की प्रारंभिक विशेषताएं। अब देखिए जो वाटसन के जो व्यवहारवाद है उसकी जो प्रारंभिक जो विशेषता है यानी कि प्राथमिक विशेषता है, इस उसके व्यवहारवाद की भी विशेषता जो है वो दो प्रकार की, एक प्राथमिक है और दूसरी है द्वितीयक। ओके, प्राथमिक और द्वितीयक, ये दोनों विशेषताएं। तो अब पहले हम देख लेते हैं प्राथमिक विशेषताएं क्या क्या थी। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या किया जाता, प्राथमिक विशेषता में व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। ओके, तो व्यवहार का अध्ययन आपको पता होगा कि किस तरीके से वाटसन ने व्यवहार का अध्ययन किया, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, है ना, जिसे हम दिखा सकते हैं, उन उन बातों को उन्होंने अपनाया था। यानी कि हम जो भी व्यवहार करते हैं किसी के सामने, जैसे कि रोना, दुखी होना, बातें करना, गुस्सा करना, है ना, खुश होना, ये सारा के ये हमारा व्यवहार है, बाह्य व्यवहार है जो हम देख सकते हैं। तो उन व्यवहारों का यहाँ पर क्या किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। तो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो वाटसन ये मानते थे कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो ना ही चेतना है और ना ही मानसिक कार्य है और ना ही किसी प्रकार की वो मनोदैहिक प्रक्रिया है। ये बात किसकी माननी थी, वाटसन की माननी थी। यानी कि उन्होंने चेतना को भी अस्वीकार किया, मानसिक प्रक्रियाओं को भी उन्होंने नकार दिया है, उन्होंने मन को भी नकार दिया। उन्होंने तो यही बोला कि विज्ञान जिस बात को मानता है मैं उसी बात को मानता हूँ। यानी कि विज्ञान किस बात को मानता है, जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, जिसका मापन हो सकता है, उन बातों को वाटसन ने माना है। ओके, चलो प्रचलित विधियाँ। अब वाटसन के व्यवहारवाद में जो प्रचलित विधियाँ है उसके बारे में देखिए तो प्रयोग एवं परीक्षण। उन्होंने क्या किया, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्यक्रम को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। ओके, यानी कि बाहर के प्रयोगशाला के बाहर के अध्ययनों के लिए उन्होंने महत्व तो दिया है, लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया संबंध को उन्होंने महत्व दिया है। क्या, उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि कोई इंसान कोई कार्य कर रहा है तो वो जो कार्य कर रहा है अगर वो कार्य कर रहा है वो उद्दीपक हो जाएगा, और उसको देखकर अगर कोई कुछ सीख रहा है तो उसे हम, और सीखकर उसे कुछ कह रहा है तो उसे हम अनुक्रिया कहेंगे। ओके, जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और आप मुझे मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपको कहीं भी दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, तो ये क्या हो, मैंने आपको पढ़ाया, मैं उद्दीपक हो गई, आपने मुझे देखा, देखकर कुछ सीखा और सीखकर आपको जहाँ भी समस्या हुई वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दी। यानी कि कमेंट डालना वो क्या किया, आपने अनुक्रिया की। तो इस तरीके से उद्दीपक अनुक्रिया को वाटसन ने महत्व दिया है। जो बाह्य वातावरण में जो बाह्य कारक होते हैं उनमें उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया को इम्पोर्टेंस दी है, और बाकी उन्होंने प्रयोगात्मक बातों को माना। यानी कि प्रयोगशाला में चीज़ों को जो प्रयोगशाला में जो शोध किए जाते हैं उस पर उन्होंने बल डाला। ओके, अनुबंधित प्रतिवर्त प्रविधि। देखिए अनुबंधित प्रतिवर्त प्रविधि, अब प्रतिवर्त का मतलब क्या होता है, तो प्रतिवर्त का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो खुद से क्रिया नहीं करता है, उसकी जो क्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। ऐसे ही आ जाते, मान लीजिए कि पावलोव ने कुत्ते को खाना दिखाया, भोजन दिखाया, ये यहाँ पर एक कुत्ता है। ओके, ये कुत्ता है, कुत्ते जैसा दिख तो नहीं रहा लेकिन मान लीजिए कुत्ता है। ओके, और ये कुत्ता है, कुत्ते को यहाँ पर भोजन दिखाया जाता है और कुत्ते के मुँह से लार निकलती है। तो ये लार निकलना, कुत्ता खुद से लार निकालना नहीं चाहता था, उसने
खाना देखा और उसके मुंह से ऐसे ही लार निकल गई। तो लार निकलना जो था वो क्या था, वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, कुदरती प्रक्रिया थी। ओके, तो ये जो कुदरती प्रक्रिया जो क्रिया होती है, कुदरती क्रिया होती है, जो इंसान स्वतंत्रता से नहीं करता है, स्वेच्छा से नहीं करता है, ऐसे ही हो जाती है, तो उसे ही हम प्रतिवर्त कहते हैं। तो वाटसन ने यहाँ पर अनुबंधित प्रतिवर्त प्रविधियों का उपयोग किया, यानी कि कोई भी क्रिया है उसको पावलोव ने, मान लीजिए पावलोव ने क्या किया कि कुत्ते को खाना दिखाया, भोजन दिखाया, भोजन देखते ही कुत्ते ने लार गिराना शुरू कर दिया। फिर उसका अनुबंधन घंटी से किया। घंटी के बाद वो क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजती थी तो अनुबंधन होने के बाद कुत्ता घंटी की आवाज़ से ही लार गिराना स्टार्ट कर दिए, यानी कि वो अनुबंधन हो गया। ओके, तो वो अनुबंधित प्रतिवर्त प्रवृत्ति को वाटसन मानते थे। ओके, परीक्षण कार्यविधि को, तो वाटसन परीक्षण, मानसिक परीक्षण को उन्होंने ये बताया कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो मानसिक परीक्षण नहीं है, क्योंकि वह किसी विशिष्ट क्षमता का मापन मन के पहलू के रूप में नहीं करते हैं। ओके, यानी कि उनका कहना था कि किसी भी विशिष्ट क्षमता का अगर मापन करना है तो मन के रूप में उसे, मन के पहलू के रूप में उसे नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि वो परीक्षण कार्यविधि उन्होंने माना, लेकिन किस तरीके से जिसे हम माप सकते हैं, जिसका माप निकाल सकते हैं, उस बात को इन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया। शाब्दिक रिपोर्ट, तो उन्होंने ये भी बताया कि हम जो भी विधि या नियम, जो अन्वेषण का जो प्रमुख नियम होता है, विधि होता है, उसके लिए शाब्दिक रिपोर्ट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बात उन्होंने बताई। इसमें प्रयोजक अपनी स्थिति या अपनी जो निष्पादन की, यानी कि अपने परफॉर्मेंस के बारे में एक क्या देता है, प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट देता है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी स्थिति किस तरीके की है, उसका वो क्या करता है, शाब्दिक रिपोर्ट देता है। ओके, उसके बाद देखते हैं अभिगृहित। तो उन्होंने जो ग्रंथीय स्राव होते हैं, जो पेशीय गति होती है, उनके द्वारा क्या होता है, हमारे व्यवहार का निर्माण होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा उद्दीपक हमारे सामने आ जाता है जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो रक्त के बढ़ जाता है ना, उसकी जो चलने की जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है, उसकी गति तेज़ हो जाती है। तो इन ग्रंथीय स्राव, जो पेशीय गति है, उसके द्वारा हमारा व्यवहार निर्माण, रक्त तेज हो जाने के कारण हम क्या करते, चिल्लाने लगते हैं, है ना, और चिल्ला कर बोलने लगते। तो ये क्या हुआ, ये हमारा व्यवहार ग्रंथीय स्राव और पेशीय गतियों के द्वारा निर्माण होता है। तो व्यवहार को दैहिक रासायनिक प्रक्रियाओं के रूप में मापा जाता है। यानी कि अगर आपको किसी के व्यवहार को मापना है कि उसे कितना गुस्सा आया है, किस बात से गुस्सा है, तो उसे प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और फिर कुछ साधनों का उपयोग करके उस पर मापा जाता है कि उसका जो रक्त, मान लीजिए गुस्से का उसे मापन करना होता है कि वह व्यक्ति कितना गुस्सा, उसके अंदर की कितनी गुस्से की मात्रा है। तो वो क्या करेगी, रक्त की जो गति होती है उसको माप लेगी, उससे उसके दिल की जो धड़कन होती है उन धड़कनों को मापेंगे तो पता चलेगा कि व्यक्ति कितना गुस्सा है, कितना डरा हुआ है, कितना शांत है। वो सारी बातें हम वहाँ पर माप सकते। ओके, तो यही बात यहाँ पर अभिगृहित में की जाती है। ओके, आंकड़ों की प्राथमिकता, तो यहाँ पर क्या होता है कि आंकड़ों पर, वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर, यहाँ पर इस जो व्यवहारवाद है उसमें आंकड़ों की प्राथमिकता पर बल दिया गया। यानी कि वस्तुनिष्ठ जो आंकड़े होते हैं, यानी कि जिसमें पूर्वाग्रह किसी भी प्रकार, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न होना चाहिए। ओके, जो जैसा है, जो जितने आंकड़े मिले वही सही है, जो बात हमें पता चली है वही सही है, उसमें ना ही हम अपना कुछ जोड़ सकते हैं। ओके, जो सही है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसे ही हम अपनाते हैं, उसे ही हम पूर्वाग्रह रहित बात जो बताते हैं उसे ही हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर बल दिया गया।
साथ ही उन्होंने अंतर्निरीक्षण द्वारा चेतन के जो अध्ययन किए जाते थे उनसे जो प्राप्त आत्मनिष्ठ आंकड़ों को अस्वीकृत कर दिया है। देखिए, इस आंकड़ों की प्राथमिकता में वाटसन ने क्या किया है कि जिस तरीके से आपने देखा था कि वुंट क्या करते थे, अंतर्निरीक्षण पद्धति के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करते, तो इस बात को वाटसन ने अस्वीकार कर दिया है। ओके, यानी कि वाटसन ने यही कहा है कि वस्तुनिष्ठ जो आंकड़े मिलते हैं उसी को हम मानेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो डाटा मिलता है वही सही होगा। ओके, अंतर्निरीक्षण के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो डाटा एनालिसिस किया जाता है, उन बात को उन्होंने अस्वीकार किया है। फिर अनुबंधन के बारे में मैंने यहाँ पर ही बता दिया। ओके, तो अनुबंधन को भी उन्होंने क्या किया है, महत्वपूर्ण माना है, जिसमें उन्होंने पावलोव के नियम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि जो वाटसन थे वो पावलोव के नियम से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। पावलोव के जो वो शरीर रचना शास्त्री थे उन लोगों से वो वाटसन ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, चयनात्मक प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ पर पूर्व कथन किया गया, यानी कि व्यवहारवाद ने पूर्व चयनात्मक प्रक्रिया को भी माना है, यानी कि हमारे सामने बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, उन उद्दीपकों में से हम सभी उद्दीपकों को नहीं चुनते हैं, जो उद्दीपक हमें अच्छा लगता है उनको ही हमें देखते हैं। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में बहुत सारी चैनल्स है, तो अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग मान लीजिए मूवी दिखाई जाती है, तो उन सभी मूवी को आप एक साथ तो देखने वाले नहीं। मान लीजिए 4 या 5 मूवी ऐसी है जो आपकी फेवरेट है, अभी 4 और 5 मूवी में से भी आपको कौन सी मूवी अभी देखनी वो तय करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पसंद की जो बेस्ट मूवी होगी उसे ही आप देखेंगे, है ना। बाकी की 4 को आप क्या करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो यही चयनात्मक प्रक्रिया होती है। ओके, उसके बाद मन शरीर संबंधित समस्या, तो मन शरीर समस्या पर जो विचार व्यक्त किया गया वो व्यवहारवाद का एक प्रमाण माना जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि वाटसन ने उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा मन और जो चेतना के अस्तित्व को अस्वीकार यहाँ पर किया गया था। उन्होंने क्या किया कि मन के अस्तित्व को उन्होंने नकारा, चेतना के अस्तित्व को यहाँ पर उन्होंने क्या किया, नकार दिया गया था। ओके, वाटसन ने स्पष्ट किया था कि चेतन एक ऐसी वस्तु है जिसे प्राणी न तो कभी देख सकता है, ना ही कभी स्पर्श कर सकता है, ना ही उसे सूंघ सकता है, यानी कि सूंघता है उसे। ओके, ना ही वो स्वाद उसका परख सकते हैं, यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है उन ज्ञानेंद्रियों से हम उसका पता नहीं लगा सकते, ना ही देख सकते हैं, ना ही उसे सुन सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं। ओके, ना ही उसका स्वाद ले सकते हैं। ओके, तो ये बातों पर उन्होंने यहाँ पर अस्वीकार, मन और चेतना को यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ओके, और जो वाटसन का जो व्यवहारवाद है उनको मन रहित विज्ञान के नाम, मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद है तो वाटसन के मनोविज्ञान को मन रहित, ये बात याद रखिएगा, मन रहित मनोविज्ञान माना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मन रहित मनोविज्ञान किसके मनोविज्ञान को माना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वाटसन का जो मनोविज्ञान है उसे हम मन रहित मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये थी उनकी प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि द्वितीयक विशेषताएं कौन सी है। अब देखिए, द्वितीयक विशेषताओं में है भाषा विकास। तो भाषा विकास के बारे में वाटसन ने कहा कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, तुतलाता है ना, बोलने में उससे दिक्कत होती है, थोड़ा धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है। तो जैसे ही घर के सारे लोग उसे बुलाते हैं, जो बार बार बोलते रहते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो छोटा बच्चा होगा तो उसकी माँ होगी तो वो क्या करेगी, पूरा दिन माँ पापा या फिर उनके दादा दादी चाचा चाची जो भी घर में लोग होंगे तो वो बच्चे को सिखाते होंगे, माँ माँ माँ, इस तरीके से हम बोलेंगे तो बच्चा हमारे व्यवहार को देखेगा और हमारे व्यवहार को देखकर वो भी बोलना सीखना ट्राई करेंगी। यानी कि आपने बोला चाचा चाचा तो बच्चा भी बोलेगा चाचा
चाचा वो भी आपका अनुकरण करेंगे, यानी कि वो आपके व्यवहार को देखकर वो बोलना सीखता है। ओके, तो भाषा का विकास इसी तरह से होता है। वाटसन ने ये बात बताई। उसके बाद पर्यावरणवाद के बारे में उन्होंने बताया। तो वाटसन का मानना ये था कि कुछ व्यक्ति की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उसकी वो स्वयं करता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो वो खुद से नहीं करना चाहता। ओके, तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो वो अभी अच्छा है, लेकिन उसको जो भी एटमॉस्फेयर मिलता है, उसके आसपास का जो बाह्य वातावरण होता है, बाह्य कारक जो होते हैं, वो उसे प्रभावित करते हैं। अभी ये बच्चा अच्छा है, लेकिन बड़ा होकर वो सज्जन बनेगा या दुर्जन बनेगा, ये उसके पर्यावरण पर, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर पर उसका जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर तय होता है। यानी कि अगर बच्चा अभी अच्छा है, आप संस्कार भी उसे अच्छे देते हैं, लेकिन बड़ा होकर वो दुर्जन क्यों बन जाता है, तो उसके लिए उसका जो आसपास का वातावरण होता है, उसके आसपास जो लोग होते हैं, उनकी असर उस पर होती है। यानी कि देखिए, अच्छे दोस्तों के साथ अगर आप रहेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो भी अच्छा होगा, हाँ, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। ओके, अगर मान लीजिए कि बुरे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं, जो जुगाड़ खेलते हैं, जो नशा करते हैं, उन लोगों के साथ आप रहेंगे तो क्या होगा, आपको भी उसकी लत हो जाएगी। आप अच्छे हैं, आप नहीं चाहते कि मुझे नशा करना है या फिर मुझे जुगाड़ खेलना है, ये आप नहीं चाहते, लेकिन आपके अगर कोई दोस्त है और दोस्त के अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो दोस्त आपको फोर्स करेगा, यार कुछ नहीं होता, चलना यार। एक नशे में भी वो बोलेगा कि यार कुछ कोई बात नहीं यार, एक घूंट में क्या हो जाना है। फिर एक घूंट आपको पिलाएगा, फिर 2 घूंट पिलाएगा, 3 घूंट, ऐसा करके करके पूरी बॉटल की बॉटल ही आपको पिलाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये क्या हुआ कि आपकी मित्रता जो थी वो अच्छी नहीं थी। जो जहाँ अच्छी थी वहाँ आप एक सज्जन व्यक्ति बन गए, जहाँ अच्छी नहीं थी वहाँ आप क्या बन गए, दुर्जन व्यक्ति बन गए, है ना। तो ये जो पर्यावरणवाद है उसके बारे में वाटसन ने यही बताया। वाटसन ने यही कहा कि व्यक्ति को उसके आसपास का जो पर्यावरणीय बल होता है वो उसे प्रभावित करता है, यानी कि उसके जीवन को प्रभावित करता है। ओके, उसके बाद निर्धार्यता होती है। तो निर्धार्यता में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से कुछ काम नहीं करता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो दोस्त बोलता है यार एक घूंट पी ले, अगर दोस्त नशा करता है तो वो आपको भी नशे की खाई में ले जाएगा। वो आपको भी बोले यार एक घूंट में क्या होने वाला है, चल ना पी लेना यार, है ना। तो आपको लगेगा नहीं यार मुझे नहीं पीना, नहीं है अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, मेरे घर में कोई नहीं पीता है। तो फिर भी दोस्त अगर 4-5 दोस्त हो गए तो आपको फोर्स करेंगे तो आप उसकी बात को मान लेंगे और आप एक बार घूंट ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, फिर आपको आदत पड़ जाती है। तो ये क्या होता है, निर्धारियता होती है। ओके, तो वहाँ पर आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको ये काम करना पड़ा। जो अपराधी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इसी के कारण तो होते हैं। अपराधी लोग अपराधी क्यों बनते हैं, इसी कारण तो बनते हैं। मान लीजिए कोई चोर है तो चोरी क्यों करता है, चोरी करने के पीछे उसका रीज़न होता है ना। तो उसने एक बार चोरी कर ली, उसे पैसे मिल गए, फिर क्या हुआ, चोरी करना उसका ध्येय नहीं था, वो नहीं चाहता था कि चोरी करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी विकट थी तो उसे चोरी करनी ही पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में वो एक बार चोरी करेगा तो उसे कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो सोचेगा चल ना एक और बार कर देता, उसके बाद कभी नहीं करूँगा। फिर दूसरी बात करता है, फिर बोलेगा चल ना यार अभी एक बार और कर लेता हूँ। एक बार करके वो पूरा लाइफ चोरी ही करता रहता है। ओके, तो ये निर्धारियता होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं उत्तरकालीन व्यवहारवाद के बारे में। देखिए, हमने प्रारंभिक व्यवहारवाद के बारे में वाटसन की जो व्यवहारवाद की जो प्राथमिक विशेषताएं थी उसके बारे में देखा। अब हम देखने वाले हैं नव्य व्यवहारवादी जिसे कहा जाता है, उसे उत्तरकालीन व्यवहारवाद भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो ये इसमें जो भी व्यवहारवादी थे उन व्यवहारवादियों को किसमें रखा जाता है, नव्य व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो वाटसन के जो विचार थे उन विचारों को सारे विचारों को उन्होंने अपनाया नहीं था, लेकिन
उन्होंने कुछ कुछ बातों को अपने इस व्यवहारवाद में अपनाया था। ओके, यहाँ पर हमें नाम तो हमने आगे देख लिया था कि जो B.F. स्किनर थे, हल थे, गुथरी थे, ओके, J.R. कैंटोर थे, ए वेंडूरा, ये सारे नव्य व्यवहारवादी के नाम से जाने जाते। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक नव्य व्यवहारवादी है, तो आपको इन व्यवहारवादियों के नाम आपको याद होना चाहिए। हल, स्किनर, ये नाम तो आपको याद ही होना चाहिए। ओके, स्किनर है, हल है, सब, फिर हॉलमैन है। ओके, हॉलमैन, सॉरी, हॉलमैन, चलिए फिर से लिख देते, कोई बात नहीं। स्किनर, ओके, हल, हॉलमैन, ओके, और उसके बाद है कैंटोर, कैंटोर, कैंटोर के बाद है वेंडूरा। ओके, वेंडूरा, ओके, ये वेंडूरा। ये जो 5 नाम है आपको याद ही रखने हो कि ये सारे जो हैं वो नव्य व्यवहारवादी। अब देखते हैं एडविन आर गुथरी के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। नव्य व्यवहारवादी में उनका नाम भी बहुत लिया जाता है। तो गुथरी एक जाने माने व्यवहारवादी थे। उन्होंने 1912 में पेंसिल्वेनिया, ओके, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यानी कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। और उन्होंने 1958 में मनोविज्ञान में उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया था। देखिए, अमेरिकन, ये भी आपको याद रखना है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, ओके, फाउंडेशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, उसके द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया था। ओके, अब देखिए गुथरी ने जो अपना योगदान दिया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उन्होंने सामीप्यता द्वारा सीखना, उन्होंने बताया कि अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को सिखाना, तो उसे हमें सामीप्यता का अनुसंधान जो होता है उसको उसके द्वारा सिखाना होता है। सामीप्यता का सिद्धांत जो आएगा वो हम आगे गेस्टाल्टवाद में देखेंगे। ओके, तो सामीप्यता द्वारा सीखना उन्होंने बताया। अभिप्रेरण, पुरस्कार तथा दंड के बारे में उन्होंने अभिप्रेरण को महत्व भी दिया और उनको नज़रअंदाज भी किया है। दोनों बार उन्होंने अभिप्रेरण का महत्व मात्र इतना बताया कि इससे क्या होता है, गति के बल में क्या होती है, गति के बल और जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है। उन्होंने यही बताया अभिप्रेरण के बारे में। और उन्होंने अभिप्रेरण के बारे में उसे अभिप्रेरण को क्या किया, नज़रअंदाज किया। विलोपन तथा विस्मरण के बारे में उन्होंने बताया, यानी कि देखिए किसी अगर मानव की आदतों को विलोपन यानी कि क्या होता है कि हमने अभी कुछ बातें सीखी, अब कुछ दिनों तक हम, मान लीजिए आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आप बस एक बार देखा और उसके बाद आपने ना ही प्रैक्टिस की, कुछ भी ना किया, और फिर जाकर एग्ज़ाम में बैठ गए। तो एग्ज़ाम में बैठने, अब आपने जब ये पढ़ाई की, ये वीडियो देखा, तो वो आपने आज के डेट पर दिखाया, यानी कि आपने 4 दिसंबर को देखा। ओके, 4 दिसंबर 2020 को देखा। मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम जून में हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ना ही इस वीडियो के टॉपिक को आपने कभी रिवीजन किया, कुछ भी नहीं किया, और डायरेक्टली आप जून में जाकर एग्ज़ाम में बैठते हो और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आप सोचेंगे यार मैंने ये तो कहीं पढ़ा था, लेकिन ये तो कुछ वीडियो में भी देखा था, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ, जो उसे ही हम कहते हैं विलोपन। जो भी सामग्री आप सीखे उसका क्या हुआ, विलोपन हो गया, विस्मरण हो गया, आपको याद नहीं आ रहा। विस्मरण का मतलब क्या होता है कि आपको याद नहीं आ रहा उस बात, और विलोपन यानी कि वो बात आप क्या कर रहे हैं, भूल गए हैं। ओके, ये विस्मरण आपको याद नहीं आ रहा है, विलोपन का मतलब आप भूल गए हैं। ओके,
उसके बाद दातृत्व को छोड़ना, इस बात पर भी गुथरी ने बात किया है, जिसमें उन्होंने बहुत से उद्दीपक साहचरित होते ऐसी बात बताई थी। और उन्होंने एक नियम प्रतिपादन किए हैं जिसके अनुसार उद्दीपक की जो संख्या होती है जिनसे अनुक्रिया उत्पन्न होती है, जितनी अधिक होती है आदत उतना ही मजबूत होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपको अभी पढ़ाई की आपको लत नहीं है, मान लीजिए, ओके। तो कोई आपको बताता है अगर आपको सफल होना है तो यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई करने की बात तो आई, आपने ये बात तो मान ली, लेकिन आपको पढ़ने बैठते तो आपको नींद आ जाती है। अब क्या करें, 2 लीटी पढ़ी, नींद आ गई, या तो फिर आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते सो जाते। तो यार ऐसे तो कैसे आप मेहनत कर पाओगे, है ना। तो आप ट्राई करते रहते हो। चलिए आज 2 लाइन हमने पढ़ी, उसके बाद दूसरे दिन 3 लाइन पढ़ी, 3 लाइन के बाद आप 4 लाइन पढ़ते हैं, 4 लाइन के बाद 5 लाइन पढ़ते हैं। ऐसे 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 करते 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 आपको एक दिन ऐसा आता है कि डेली आप 10 पेज पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, आदत का तो निर्माण हुआ इसमें, है ना। तो अगर जितनी अनुक्रिया की जो संख्या होती है, जो ट्राई आपका ज़्यादा होता है, उतनी ही आपकी आदत कैसी बन जाती है, मजबूत बन जाती है। अब देखिए आदतों को छोड़ना होता है तो क्या होता है, तो आदतों को छोड़ने के लिए आपको पहले थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपको नशे की आदत है, ओके। तो नशे की आदत में अगर आप डेली की 1 बॉटल पी जाते हैं, आपको नशा है, आपको अगर आप डेली की 1 बॉटल नहीं पीते हैं तो आपका शरीर आपको साथ नहीं देता है, ओके। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, आप छोड़ना चाहते हैं, आपको पता है कि इसकी बहुत ही नकारात्मक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ती है, अपने परिवार पर पड़ती है, अपनी समाज पर पड़ती है, अपनी व्यक्तित्व पर भी पड़ती है ना। तो आप चाहते हैं कि मुझे छोड़ना है, कैसे भी करके मैं छोड़ूँ, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि चलिए आज के दिन में 1 बॉटल पीऊँगा ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा। आप 1 दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, लेकिन तीसरे दिन तो आपको वो बॉटल लेनी ही लेनी होगी, क्योंकि वो आपका शरीर है, आपको साथ नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे, ऐसे टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना होगा। चलिए 1 बॉटल है तो मैं पूरी बॉटल नहीं पीऊँगा, थोड़ी सी बाकी रखूँगा। उसके बाद थोड़ा ट्राई करके आप सोचेंगे चलिए आधी बॉटल कर देते हैं। फिर उसके बाद आप सोच ले चलिए थोड़ी सी बॉटल कर देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करते आप पूरी बॉटल को छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कंटिन्यू प्रयास करना पड़ता है, ओके। तो इस तरीके से आप आदतों को छोड़ सकते हैं। पूर्व कथन एवं नियंत्रण के बारे में भी गुथरी ने बताया है, ओके। तो उन्होंने वर्सन के समान ही गुथरी ने स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना होता है ना। जो पहले से उनके किसी भी व्यक्ति का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है तो वो गुस्सा क्यों करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो ढूंढ लेते हैं। ढूंढकर उसके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। अगर इस व्यक्ति को इसी सिचुएशन में रखा जाएगा तो ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा होने लगेगा और उसका मानसिक संतुलन बिखर जाएगा, और उसके कारण वो क्या हो सकता है, पागल भी हो सकता है, ओके। तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में बन सकता है। तो ये हमने क्या किया, पूर्व कथन कर दिया, और उसका नियंत्रण भी करता है। यानी कि उसके नियंत्रण के बारे में किस तरीके से अगर इसको इस परिस्थिति में से बाहर निकाला जाए, उसे इस परिस्थिति से दूर रखा जाए, तो उस पर क्या है, उसकी जो ये गुस्सा करने की आदत है वो उस पर हम नियंत्रण ला सकते हैं। तो इस तरीके से पूर्व कथन और नियंत्रण के बारे में भी गुथरी ने अपने प्रयोगों में बताया हुआ है। तो ये थे नव्य व्यवहारवादी के बारे में, यानी कि उत्तरकालीन व्यवहारवाद के बारे में के। चलिए अब हम इन दोनों की तुलना कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो व्यवहारवाद, प्रारंभिक व्यवहारवाद जो वाटसन का व्यवहारवाद था वो, और उत्तरकालीन जो व्यवहारवाद है उनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक समय में वाटसन के जो कुछ संप्रदाय है उसे ही स्वीकार किया गया है
यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभिक व्यवहारवाद में क्या है कि वाटसन के कुछ संप्रदायों को ही यहाँ पर स्वीकार किया गया है, जबकि यहाँ पर उत्तरकालीन व्यवहारवादियों की जो बातें थी उन्हें यहाँ पर क्या किया जाता है, उन्हें उनकी सारी बातों को यहाँ पर समग्र संप्रदायों को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। देखिए यहाँ पर वाटसन की बात नहीं चल रही, यहाँ पर उत्तरकालीन व्यवहारवादियों की बात चल रही। तो उत्तरकालीन व्यवहारवादियों ने जो बात बताई थी, उन्होंने जो भी बातें रखी है व्यवहार उनके व्यवहारवाद में, उन सारी बातों को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक व्यवहारवाद में वाटसन के जो संप्रदाय उसमें से कुछ ही संप्रदायों को अभी आधुनिक समय में अस्वीकार किया गया। कार्यक्षेत्र इसका क्या था, विस्तृत था, यानी कि प्रारंभिक व्यवहारवाद का जो कार्यक्षेत्र था वो विस्तृत था। यहाँ पर उत्तरकालीन व्यवहारवाद का जो कार्यक्षेत्र था वो चयनित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता था, यानी कि यहाँ पर जो भी मनोवैज्ञानिक थे वो अपनी पसंदगी से क्षेत्रों को चुनते थे और उसे चुनकर वो वहाँ पर अध्ययन करते थे। ओके, और यहाँ पर क्या है, संप्रदाय विचारधारा एवं सिद्धांत का आधार मात्रा अंतर्ज्ञान पर आधारित था। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि मात्र अंतर्ज्ञान, यह मात्रा नहीं होगी, ओके, यहाँ पर मात्रा होगा, तो मात्र अंतर्ज्ञान पर अपने अंदर का जो ज्ञान होता है उन ज्ञान पर यहाँ पर आधारित था। जो संप्रदाय था, जो विचारधाराएं थी, जो सिद्धांत थे वो अंतर्ज्ञान के आधार पर थी। और यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर उत्तरकालीन व्यवहारवाद में क्या था कि यहाँ पर संप्रदाय विचारधारा और सिद्धांत जो थे वो नियंत्रित साक्ष्य और प्रयोगात्मक साक्ष्य पर आधारित थी, यानी कि नियंत्रित जो प्रूफ थे, जो सबूत थे और जो प्रयोगात्मक सबूत थे उस पर यहाँ पर उत्तरकालीन व्यवहारवाद के साक्ष्य पर ये आधारित थे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट इतना ही बनता है, इसका निचोड़ मैं आपको बोल देती हूँ। यहाँ पर वाटसन की अभी हाल ही के समय में, आधुनिक समय में देखा जाए तो प्रारंभिक व्यवहारवाद है उनकी कुछ ही बातों को स्वीकार किया गया है, और आधुनिक समय में उत्तरकालीन व्यवहारवाद की सारी बातों को अपनाया गया है। यहाँ प्रारंभिक व्यवहारवाद का जो क्षेत्र था वो कार्यक्षेत्र विस्तृत था, तो यहाँ पर क्या था, चयनित क्षेत्र था। यहाँ पर क्या था कि जो संप्रदाय है, विचारधारा है, जो सिद्धांत है उसका आधार अंतर्ज्ञान पर आधारित था, और यहाँ पर क्या है, नियंत्रित साक्ष्य और प्रयोगात्मक साक्ष्य पर आधारित था। तो दोस्तों ये थी व्यवहारवाद के बारे में जो कुछ बातें थी, अगर इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते थे इसीलिए मैंने टॉपिक इसमें ले लिया है। अगर इसमें से आ जाए तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया होगा कि व्यवहारवाद को दो भागों में बांटा गया था और वाटसन का व्यवहारवाद कैसा था और नव्य व्यवहारवादियों के व्यवहारवाद कैसा था। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे गेस्टाल्टवाद के साथ। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।